वरना कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको हैंडआउट्स आपके सामने रखे जाएं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास लूपिंग का जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास डू वाइल स्ट्रक्चर है। इससे पहले आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा वो वाइल लूप था। वाइल लूप में और डू वाइल में एक क्लियर सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ जी। आमतौर पे एक जगह लिटरेचर में लिखा हुआ है कि वाइल और डू वाइल जो हैं ये टॉप टेस्टिंग एंड बॉटम टेस्टिंग लूप कहलाते हैं। ये लफ्ज ध्यान में ज़हन में रख लो। वाइल जो है इट इज अ टॉप टेस्टिंग लूप है और जो डू वाइल है इट इज अ बॉटम टेस्टिंग। वजह क्या है, एक लूप चार चीजों पर तो मुश्तमिल होती है। क्या भला, उसमें एक तो कंडीशन चेक होती है, उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होती है, फिर जिस जिस वेरिएबल के ऊपर आपने कंडीशन लगाई होती है उसकी वैल्यू में कुछ चेंज आता है, और चौथा और पहला जो स्टेप है जो मैं भूल गया बताना, पहले हम उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को हम कंडीशन में लगाते हैं, फिर उस बॉडी को एग्जीक्यूट करवाते हैं, और फिर जो है वो हम चौथा काम करते हैं, देयर मस्ट बी अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ दैट लूपिंग कंट्रोल वेरिएबल। जिस वेरिएबल के जरिए आप लूप को कंट्रोल कर रहे हो, जिसे काउंटर वेरिएबल भी बाज़ औक़ात कहते हैं, उसकी वैल्यू आपके सामने होनी चाहिए। अब इस बात की समझ आ गई? ठीक है। अब आपके पास क्या है, डू वाइल में और वाइल में सिर्फ एक फर्क है कि कंडीशन का चेक होना वाइल में पहले है, बाद में बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और डू वाइल में पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है और एंड के ऊपर जहां इसकी बॉडी करली ब्रेस से क्लोज होती है वहां जाके आप जो है वो डू वाइल के अंदर कंडीशन को चेक करते हैं। तो सिर्फ इतना करने से क्या हुआ, आपके सामने जो है ना वो सिंटैक्स लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रेसेस शुरू हो रही हैं, स्टेटमेंट्स हैं, यानी उसकी बॉडी है, और उसके बाद आगे पे वाइल है, और वाइल के बाद आपकी कंडीशन है, और कंडीशन के बाद आपका सेमी कॉलन है। ठीक है, वहां पर हम वाइल और कंडीशन के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाते, अगर लगा देंगे तो लूप चलनी कोई नहीं, इन्फिनिट लूप बन जाएगी। यहां पर हम वाइल की कंडीशन के अच्छा जी, तो अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? अच्छा, इस तरह करने से क्या फर्क पड़ा भला, तो समझ में आया कि अगर हमने वाइल को डू वाइल को इस तरह कर दिया, एक फर्क तो ये आ गया ना कि उसकी कंडीशन पहले और इसकी बाद में, एक फर्क भी पड़ा है। वो फर्क क्या है भला? अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो है कि जिसके अंदर बॉडी ने एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होना है, तो फिर आप उसको डू वाइल में रखो। एक दफा, यानी कोई पूछता है कि मिनिमम डू वाइल के अंदर बॉडी कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, तो वन टाइम तो लाजमी होनी है, ओके, क्योंकि टेस्टिंग होनी है, पहली दफा वो चलेगी, टेस्टिंग होगी, अगर फॉल्स हो जाएगी तो एग्जिट कर देगी, अगर ट्रू हो जाएगी तो वापस आ जाएगी। अच्छा, कोई पूछता है वाइल डू के अंदर आपकी बॉडी कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगी मिनिमम, तो आंसर है 0 टाइम। ठीक है, अगर वो चूंकि पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ही फॉल्स होगी तो वो बॉडी एग्जीक्यूट, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्टिंग लूप एंड द बॉटम टेस्टिंग लूप। इस नाम से आपने याद रखना है। और ये एक बात मैं बता दूं, ये मैं सर डॉक्टर साहब से ही पढ़ा हुआ हूँ, मैं वर्षी यूनिवर्सिटी से ये मैंने पढ़ा है, और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन टीचर हैं, फिर भी आपको नहीं, मुझे आप तकलीफ दे रहे हैं, इसके लिए मुझे बाज़ औक़ात तो शर्म आती है कि जो चीज़ मैंने किसी से पढ़ी है वही मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, देखें जी, इसका फ्लो चार्ट आपको बताया गया, प्लीज। डू वाइल है जी, उसके बाद आपके पास प्रोसेस है, कंडीशन है, यस होने पे वापस आएगा, नो होने पे एग्जिट कर देगा। प्लीज इसका फ्लो चार्ट देखें। और ये फ्लो चार्ट क्या बताता है, ये फ्लो चार्ट ये बताता है कि प्रोसेसिंग एक दफा लाजमी होगी, उसके बाद उसका रिपीट होना जो है वो हमने मशरूत कर दिया है। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल कोड लिखा हुआ है, इसको आपकी आपकी समझ में ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है जी, कोड को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट की समझ आ गई। अब चले जाएं जी आगे, और आपके पास मेरा ख्याल है 8वां लेक्चर ही शुरू होगा, फॉर लूप आ गई जी, पेज नंबर मेरे पास जो 59 है उसके ऊपर। लेट्स सी नाउ वाइल, एंड उसके बाद हमारे पास आ गया जी फॉर लूप। फॉर लूप का सबसे पहला जो बेनिफिट है ना, जो मैं आपको बताता हूँ, जो जो मेरी जाती है, नंबर 1 तो यह है कि ये आजकल चूंकि ये लफ्ज बहुत आम हुआ है, इट्स अ स्मार्ट लूप। ठीक है ना, सबसे पहला बात, ये जैसे स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्टफोन, ये लफ्ज है ना, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं एक रिसर्चर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मैं अब इतना पढ़ लिया, पढ़ा लिया, 22 साल हो गए कंप्यूटर साइंस में, तो अब अपनी तारीफें हम बना सकते हैं, इतनी इतनी कैपेसिटी है कि हम अपनी तरफ से चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सुने स्मार्ट लूप कैसे है। इसमें जो कोड है ना वो एक लाइन में पूरा हो जाता है। हम कह के आए हैं 4 स्टेप हैं। कौन से? इनिशियलाइज करना काउंटर वेरिएबल को, कंडीशन को चेक करना, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना और बॉडी को लगाना। इसमें 3 काम एक स्टेटमेंट में होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि ये उस प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर इसका कोड स्मार्ट है। ठीक है, यानी 1 लाइन के अंदर आप 3 जो बेसिक कंडीशंस हैं लूप की उसे पूरी कर लेते हैं। अब आप इसका जरा सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स इसमें क्या लिखा हुआ है जी? फॉर लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और इनिशियल कंडीशन लिखेंगे जहां पर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, सेमीकोलन डाल देंगे। फिर हम लिखेंगे कंटिन्यूशन कंडीशन, ये लॉजिकल कंडीशन होगी, ये ध्यान में रखिएगा। लॉजिकल मीन जिसका जवाब या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। यहां पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू यूज करना पड़ेगा आपको। तो समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज क्या है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यहां पर आप क्या करोगे? या प्लस प्लस यूज करोगे या माइनस माइनस यूज करोगे। अच्छा, जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपको 2-2 का इंक्रीमेंट करना पड़ जाता है। तो ये नहीं समझना कि फार के अंदर हमेशा आई प्लस प्लस ही लिखना है। आप ये भी लिख सकते हो सेमीकोलन के बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। पूरी स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। 3 स्टेटमेंट्स एक ही पैरेंथेसिस में लिखी जाती हैं और ये एग्जीक्यूट कैसे होती हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जब मैंने पहली दफा सी पढ़ी थी हमें समझ नहीं आई थी, लेकिन जब सर नवीद ने हमें पढ़ाया था उस वक्त इस बात की समझ आई थी। अब स्टेटमेंट्स हैं 4। कौन सी जी? देखें जरा। एक है इनिशियल कंडीशन वाली, ठीक है, एक है कंटिन्यूशन कंडीशन वाली और एक है इंक्रीमेंट वाली और एक आपकी बॉडी है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट कैसे होती हैं जरा ये देखें आप। ये एग्जीक्यूट क्या से? इनिशियल कंडीशन आल्दो ब्रैकेट में लिखी हुई है लेकिन सिर्फ एक दफा चलती है, हालांकि ब्रैकेट में है लेकिन चलनी एक दफा है। ठीक है, एक दफा वैल्यू आई इज इक्वल टू 0 किया, वैल्यू आई को 0 मिल गई, उसके बाद इसने दोबारा नहीं चलना, उसके बाद कंडीशन ने एग्जीक्यूट होना है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कंट्रोल तीसरी स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, बॉडी में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? ध्यान से देखें जरा अपने हैंडआउट्स के ऊपर। फिर ये कंटिन्यूशन दे के कहां आएगा? बॉडी में आएगा, बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कहां जाएगा? वो फार के अंदर जो तीसरी कंडीशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की लगाई हुई है फिर ये वहां जाएगा। समझ आई बात की? इस तरह करके ये एग्जीक्यूट होगा। यानी इसमें अगर हम 1 2 3 लिखें, जो हमारे हमने 4 स्टेप बताए, तो पहला स्टेप है पहली स्टेटमेंट, ये पहले पे जाएगा, उसके बाद दूसरा कंटिन्यूशन पे जाएगा, कंटिन्यूशन के बाद ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी को खत्म करने के बाद ये जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर, उसके बाद दोबारा कहां जाएगा? दोबारा जाएगा ये कंडीशन के ऊपर। 201 की क्लास है बेटा ये। आजा आजा, हाँ जी ठीक है, और समझ आई है ना। चौथे के बाद ये कहां आएगा? दोबारा कंटिन्यूशन पे आएगा। ठीक है, कंटिन्यूशन में देखेगा अगर कंडीशन ट्रू होने के बाद ठीक है तो फिर दोबारा ये बॉडी में चला जाएगा और इस तरह ये कहां घूमता रहेगा? कंडीशन व कंटिन्यूशन, बॉडी और इंक्रीमेंट, कंटिन्यूशन, बॉडी और इंक्रीमेंट। और हम इसे आमतौर पर ऐसे सिनेरियोज में यूज करते हैं जहां हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस का एग्जैक्ट पता होता है। हमें पता होता है हमने 100 दफा चलाना है, हमें पता है हमने 10 दफा चलाना है, हमें पता है हमने 5 दफा चलाना है। जहां पर आमतौर पे हमें यह कंफर्म होता है कि हमने इस लूप को इतनी दफा, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स पे हमने रिपीट करना है, तो सबसे बेस्ट सिनेरियो हमारे पास ये है। वरना डू वाइल में भी ये हो जाएगा काम और वाइल डू में भी ये हो जाएगा। समझ आ गई बात की? इसके अंदर हम आमतौर पर एक लफ्ज यूज करते हैं काउंटर वेरिएबल। ठीक है, कि जिस वेरिएबल के जरिए हम आमतौर पे लूप्स जो होती हैं ना बेटा 2 तरह की होती हैं, ये भी लफ्ज ज़हन में बिठा लें, ये हैंडआउट्स में नहीं लिखा हुआ, ये मेरे लेक्चर में रिकॉर्डेड है। काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स होती हैं, ठीक है, और काउंटर कंट्रोल्ड लूप के अलावा दूसरी लूप्स होती हैं जिसमें काउंटर नहीं हम यूज करते। वो एग्जैक्ट टर्म मेरे ज़हन से अब निकल गई है, लेकिन मेरे वीडियोस में जहां लूप्स के लेक्चर हैं वहां ये बात बताई हुई है मैंने।
कि लूप क्या है और दो किस्म की लूप। काउंटर कंट्रोल्ड क्या है, जिसमें हमने काउंटर बना लिया है, हमने बस 10 दफा चलाना है तो वो काउंटर हर दफा 1 2 3 4 5 6 7 है। समझ आ रही है ना? जैसे आप कोई चीज उठा के एक जगह से दूसरी जगह लगा रहे हैं, लेके जा रहे हैं और मुंशी साहब बैठे हुए हैं, वो गिन रहे हैं उसे कि जी 5 हो गए, 6 हो गए, 7, 201 CS201। ठीक, ठीक है जी। तो उसके बाद आप देखें, अगर तो ऐसी लूप है तो ये काउंटर कंट्रोल लूप है, और अगर एक लूप काउंटर पे नहीं बेस कर रही, वो किसी वेरिएबल की कंडीशन पे बेस करती है, हमें नहीं पता ये 5 दफा चलनी है, ये 10 दफा चलनी है, ये कैसे कितनी दफा चलनी है, हाँ जी, जितनी देर तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो लूप चलती रहेगी। ठीक है, और जब फॉल्स होगी तो उस वक्त, इसमें हमें नंबर ऑफ एग्जैक्ट रेपिटेशंस का नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी किस्म की लूप है। अब यहां पर जो जो आमतौर पे काउंटर वेरिएबल है, अब अगर काउंटर कंट्रोल लूप है तो देयर मस्ट बी ए काउंटर वेरिएबल, और उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना भी शर्त हो जाएगा। अगर उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा तो आपकी लूप तो या इन्फिनिट लूप बन जाएगी या वो फिर लूप ही बन जाएगी। वो कभी, जिस तरह गरीब बंदे के मसले नहीं ना लूप की शक्ल के होते हैं, मुकते ही कोई नहीं। ठीक है ना, समझ आ रही है ना? माड़े बंदे के मसले नहीं कभी खत्म होते, एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, तो वो लूप में ही रहता है। इसी तरह देखें, अब इसके अंदर उसने पहला जो मिसाल दी है आपके साथ, काउंटर को 0 किया, ठीक है, काउंटर लेस देन 10 किया, और काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 किया। यहां पर बेटे आमतौर पे हम ये समझते हैं कि हम काउंटर प्लस प्लस लिख सकते हैं या काउंटर माइनस माइनस लिख सकते हैं। आप यहां पर पूरी एक जो है ना, आप कह लें कि पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और उस स्टेटमेंट में वेरिएबल में या वैल्यू का इजाफा होना चाहिए या उसमें कमी होनी चाहिए। लिख आप चाहे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से लें या इस तरह की स्टेटमेंट लिख दें। ये क्या है, ये काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ये क्या है, इसका शॉर्टेस्ट वे क्या होगा, काउंटर प्लस प्लस। तो समझ आ रही है ना, या प्लस प्लस काउंटर एक ही बात है ना, उस तरह करके हमने इसको यूज किया। तो अब ये स्टेटमेंट क्या होगा जी, काउंटर का लफ्ज जो है, ये काउंट 0 से लेकर 9 तक जो है ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हैंडआउट्स आप देख रहे हैं पेज नंबर 59 के ऊपर, तो एक छोटा सा सवाल है आपसे कि इसकी जो आउटपुट आएगी वो 0 से लेकर 9 तक आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छा 0 से लेकर 9 तक आई, ये लूप कितनी दफा चली, हाँ 10 दफा। एक फर्क जरूर ज़हन में रखना है, ठीक है, 0 से 9 तक गई है लेकिन चली 10 दफा है। ओके, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो इनिशियल लेवल पे प्रोग्रामर्स को आती है, और ये एक लॉजिकल एरर बन जाती है बाज़ औक़ात। ठीक है, आप 10 समझना चाह रहे होते हैं, वो 9 तक जा रहा होता है, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कहाँ पे गलती है, फिर आप उधर से 1 कर देते हैं। तो अगर मैं इसे 10 तक चलाना चाहता हूं तो मेरे पास दो तरीके, कौन से दो तरीके हैं, जरा कोड को देखें। एक तरीका यह है कि लेस देन के आगे इक्वल डाल दूं, लेस देन इक्वल 10 कर दूं, तो अब ये 10 तक भी जाएगा, ये लूप 10 तक जाएगी। और जब 10 तक जाएगी तो उसका क्या मतलब है कि यानी एक इक्वल टू डालने से आप 10 दफा चलाना चाह रहे थे और वो कितनी दफा चलेगी, अब 11 दफा। और अगर आप किसी एरे में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो आगे आपने पढ़ेंगे एरेज हैं, तो आप 11वीं लोकेशन पे जाते हो, जो लोकेशन होती नहीं है, तो उसी वक्त आपका प्रोग्राम रन टाइम एरर दे के बंद हो जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे आप, आउट ऑफ बाउंड एरर आएगी, ओवरफ्लो कर जाएंगे आप। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आइंदा आने वाली जो आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ है उसके लिए आपने थोड़ा सा इसको जहन में रखना है, काउंटर कंट्रोल्ड के अंदर कि आपका काउंटर जो है वो आपकी बाउंड से जो है ना वो बाहर ना जाए। इस बात की समझ आ गई, काउंटर वेरिएबल की समझ आ गई, फॉर लूप का सिंटैक्स क्लियर है जी। चले जी आगे देखते हैं जी, इसके अंदर बाकी इसकी एग्जांपल है जी, एक सैंपल प्रोग्राम उसने दिया है जी, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं इसकी लॉजिक को। कहता है एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, वी राइट टू प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द टेबल ऑफ 2 ऑन द स्क्रीन। हम चाहते हैं 2 का टेबल हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। हमें पता है 2 का टेबल होता है 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो इसमें इसी तरह हमारा जो काउंटर वेरिएबल है वो क्या करेगा, काउंटर जिसने चेंज होना है, 2 ने चेंज कोई नहीं होना, लेकिन जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई इसको करते हैं 1 2 3 4 5 वो हमारा चेंज हो रहा है, तो हम उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम इसके अंदर चाहते हैं कि हमारी काउंटर वैल्यूज जो हैं वो 1 से लेकर 10 तक जाएं, तो क्या करेंगे, इनिशियलाइज 1 से कर देंगे और लेस देन 11 कर देंगे या लेस देन इक्वल
10 कर देंगे, समझ आ रही है, लेस देन 11 कर देंगे या लेस देन इक्वल 10 कर देंगे। तो नीचे आके कंडीशन में देखें जी, इंट काउंटर किया उसने, उसके बाद आप देखें कि फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1, काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, उसके बाद काउंटर लेस देन इक्वल 10 किया उसने, 10 तक होगा। अगर 11 लिखेंगे, लेस देन 11 लिखेंगे ना, तो काम वही होना है, लेकिन वो कोड समझ में नहीं आएगा। जो बंदा उस कोड को पढ़ेगा वो कहेगा क्या जरूरत थी 11 को बीच में डालने की। जब लेस देन इक्वल 10 से क्लियर हमें समझ आ रही है कि ये लूप 1 से लेके 10 तक चल रही है। उसके बाद काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस सी आउट को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप कहते हैं हमें इसका पता है। तो सी आउट में पहले क्या आएगा जी, डबल कोटेशन में 2 लिखा जाएगा, फिर उसके आगे x लिखा हुआ है ये लिखा जाएगा, फिर आगे काउंटर की वैल्यू आ जाएगी 1, फिर आगे इक्वल लिखा जाएगा, फिर आगे 2 ज़रब काउंटर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और जब ये 10 दफा चलेगी तो आपके सामने, और बैकस्लैश n भी मौजूद है, तो आपके सामने नीचे दी हुई आउटपुट के मुताबिक 2 ज़रब 1 बराबर 2 आ जाएगा। मैंने अपनी क्लास को दिया, मैंने कहा ये प्रोग्राम लिख के दिखाओ, सारी क्लास मैनू कहती सर जी ज़रब का निशान ही नहीं है कीबोर्ड दे उत्ते। लेकिन वो इस तरह का था ना, मैंने इस तरह की आउटपुट उनको सैंपल दी ना, देखो ना जरा ये स्टैरिक लगा हुआ है, ये तो बाकायदा सारे कई जन सर ज़रब का तो निशान ही नहीं है इसका। और मैंने कहा अल्लाह के बंदो एक्स लिख लो बीच में, और ये एक्स लिखा हुआ है जो हमें यहाँ पे ज़रब के तौर पे नजर आ रहा है, समझ आ रही है? हाँ जी, ये आपने भी जब करना था तो आपने भी स्टैरिक ही डालना था। हाँ ये सेल में रखें, वो उसकी जगह हमने एक्स को यूज किया तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई बन के आ गया। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपको लाजमी तौर पे लिख के चेक करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर आप इस 2 के टेबल को 4 का टेबल बना के देखें, फिर उस 4 के टेबल को आप 1 की बजाय 20 तक ले जाके देखें, ठीक है। ये करके देखें, फिर एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो आपसे पूछे किसका टेबल बनाना है, आपको जी 7 का, वो पूछे कहां तक टेबल बनाना है, आप बताओ 8 तक, तो वो 7 का टेबल 8 तक बना दे। जितना आपको यानी टेबल का नंबर भी आपसे पूछे और उसके बाद आपसे कहां तक बनाना है ये भी पूछे और फिर उसके मुताबिक बनाए। ये 3 काम अगर आप कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको लूप की भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, और जो लूप के काउंटर वेरिएबल का कंट्रोल है ये भी बेहतर तरीके से आप इसका हासिल जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी लूप जो है ना खत्म होगी जी। उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, मैं कहते जा रहा था कि प्लस प्लस और माइनस माइनस मेरे इल्म में नहीं था, जब मैं ये कहता था ना तो आपकी शक्लें जो है ना वो चेंज हो जाती थी। ये किसी ने नहीं हिम्मत की कि सर ये अभी हमने पढ़ा कोई नहीं है, पढ़ा है पहले इससे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट? हाँ पता था ना, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अब देखें जी, इंक्रीमेंट कौन सा है? प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट कौन सा है? माइनस माइनस। ध्यान से सुने, इसके बारे में 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट है माइनस माइनस, पहली बात। दूसरी बात, प्लस प्लस जो है वो 1 का इजाफा करता है, माइनस माइनस 1 की। तीसरी बात, इसको 2 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, पोस्ट फिक्स नोटेशन में और प्री फिक्स नोटेशन में। कभी हम x प्लस प्लस लिख लेते हैं, कभी हम प्लस प्लस x लिख लेते हैं। अगर आप प्लस प्लस x लिखोगे तो पोस्ट का मतलब होता है पहले, ठीक है, नहीं बाद में। प्री का मतलब होता है पहले, यानी प्री इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से पहले, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने प्री फिक्स नोटेशन में से यूज किया। जब आपने लिखा प्लस प्लस एक्स, काम वही होगा, x की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा। जब आपने लिखा x प्लस प्लस तो आपने पोस्ट फिक्स नोटेशन को यूज किया, काम वही होगा जो उधर हुआ था, इधर भी x की वैल्यू बढ़ेगी, उधर की भी इसकी वैल्यू को बढ़ेगी। लेकिन ये 3 बातें हो गई, समझ आ गई? इंक्रीमेंट कौन सा है, डिक्रीमेंट कौन सा है, ठीक हो गया। इंक्रीमेंट क्या करता है, डिक्रीमेंट क्या करता है। तीसरी बात, 2 तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, लेकिन इन दोनों के इस्तेमाल में जब थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे फर्क होता है। पोस्ट फिक्स नोटेशन में क्या होता है और प्रीफिक्स में क्या होता है। आपके पेज नंबर 63 के ऊपर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, इफ j इज इक्वल टू 5 वी कैन राइट द एक्सप्रेशन x प्लस प्लस इक्वल टू j। इस बात को आपने समझना है। और उसके बाद इफ j इज इक्वल टू 5 वी कैन राइट x इज इक्वल टू j प्लस प्लस, ठीक है, इस बात को आपने समझना है, ठीक है जी। ये 2 लाइनें आपने समझनी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट खत्म।
बेटा x इज इक्वल टू प्लस प्लस जे लिखा हुआ है, ये सवाल पीपीएससी के एग्जाम में भी आया, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट का भी पता है किसी को कि नहीं। इसमें बेटा होता क्या है कि जे में इजाफा हुआ 6 हुआ और एक्स को वैल्यू क्या मिल गई 6। यहां पर बेटा मैं आपको दो बातें समझाना चाहता हूं कॉन्सेप्चुअली यहां पर क्या होता है। यहां पर हम दो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, एक इक्वल का है और एक प्लस प्लस का है। इक्वल का जो ऑपरेटर है, जरा नोट्स पे हैंडआउट्स पे ध्यान से देखें, जो इक्वल का ऑपरेटर है दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और जो प्लस प्लस ऑपरेटर है दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आपने आम रियाजी में देखा है जब जदों दो ऑपरेटर इकट्ठे हो जाते हैं उस वक्त हम देखते हैं पहले कौन होगा। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस का रूल है, बॉर्ड मैथ्स 5वीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है, पहले ब्रैकेट होगी फिर डैश होगी, पढ़ा था ना। तो जब भी ऑपरेटर इकट्ठे हो जाते हैं, अक्सर आपने फेसबुक पे कमेंट्स हासिल करने के लिए लोगों ने लिखा होता है, देखते हैं रियाजी किस किस को आती है, 2 जमा 3 तकसीम 2 ज़रब 4, ठीक है, और नीचे फिर सारे साइंसदान बने। ये ज़हन में रखें, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये हर जगह आपसे पूछा जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि इस दफा पीपीएससी लेक्चरशिप कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ है उसमें यह सवाल मौजूद था, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंट। इसके पीछे जो हिडन कॉन्सेप्ट है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंट। अब दो ऑपरेटर इकट्ठे हो गए हैं, एक है प्लस प्लस का और एक है असाइनमेंट का, इन दोनों में से कौन सा पहले होगा, दिस इज डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करता है आपका, दिस डिपेंड्स ऑन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन, जो जिसकी वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। देखो जी, x इज इक्वल टू प्लस प्लस जे, इसमें प्लस प्लस जे है, जब भी आप प्रीफिक्स नोटेशन में यूज करोगे ऑपरेटर को तो ऑपरेटर में इंक्रीमेंट पहले होगा असाइनमेंट बाद में होगा, तो x को वैल्यू मिलेगी 6, x को वैल्यू क्या मिलेगी 6। लेकिन और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की तो दोनों में 6 होनी है, जब वो प्लस प्लस j हो तब भी 6 और j प्लस प्लस हो तो तब भी 6। समझ आ रही है। जैसे ही ये असाइनमेंट कंपाइलर ये वाली स्टेटमेंट चला के अगली स्टेटमेंट पे जाएगा, द वैल्यू ऑफ x विल बी 6 एंड द वैल्यू ऑफ j विल आल्सो बी 6। लेकिन जब नीचे वाली है j इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू j प्लस प्लस, ये एग्जीक्यूट करके जब जाएगा, क्योंकि यहां पे आपने इंक्रीमेंट को यूज किया है पोस्टफिक्स नोटेशन में, तो पोस्टफिक्स ये कहती है कि असाइनमेंट पहले होगी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाद में होगा। तो j की वैल्यू 5 है, 5 पहले x को दे दी जाएगी, बाद में j की वैल्यू को प्लस प्लस करके बढ़ा दिया जाएगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। ठीक है जी, तो ये आपका लेक्चर जो है ना जी मुकम्मल हो गया। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इसी लेक्चर में, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड ऑपरेटर्स का। ठीक है जी, पेज नंबर यही है जी 63 ही है। इसमें आखिरी लाइन है आपकी लिखी हुई एक कंपाउंड ऑपरेटर्स की, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, पूरा नाम है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कि आप प्लस इक्वल लिख लें, माइनस इक्वल लिख लें, जरब इक्वल लिख लें, यानी स्टैरिक इक्वल स्लैश इक्वल, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका फायदा क्या होता है, इससे भी आपका कोड जरा स्मार्ट हो जाता है। आपने लिखा काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 5, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 5, तो आप इसको मुख्तसर तौर पे ये भी लिख सकते थे काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 5। पेज नंबर 64 की तीसरी चौथी लाइन में उसने बताया हुआ है। आप सिंपल ये भी लिख सकते थे काउंटर प्लस इक्वल 5। तो इसका क्या मतलब है कि काउंटर को काउंटर में पहले 5 का इजाफा करो, बाद में वही वैल्यू काउंटर को असाइन कर दो। इस वे में आप अपने तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर जो आपने सी में पढ़े हैं, मसलन आपने उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर पढ़ा है, तो चारों को आप यूज कर सकते हैं। दिस वे ऑफ यूजिंग ऑपरेटर इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि याद रखो मैंने क्या बोला, ये बुक लिखी गई है 19 साल पहले और ये कॉन्सेप्ट बने हैं 30-40 साल पहले, लेकिन सोच उस वक्त भी उनकी ये थी कि कोड शुड बी स्मार्ट। ठीक है, आज जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस आ रही हैं उनका नजरिया ये है कि लेस कोड के साथ हम ज्यादा परफॉर्म करें, कोड हमें थोड़ा लिखना पड़े, काम वो ज्यादा करे। तो उसी उसूल के तहत ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, फॉर लूप, इसमें आपका कोड स्मार्ट होता है, तो आपको स्मार्ट वे में ही इस कोड को करना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल प्रोग्राम है जी, इसको आप खुद देख लीजिएगा जी। थैंक यू जी।